अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शाकिर हुसैन और उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम यूनिट नंबर 8 अकॉर्डिंग टू पीएमडीसी दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं इसका ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन आपको करा दूं कि इसके अंदर हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद हम अपने पहले लेक्चर की तरफ जाएंगे। तो इसके अंदर जो हमारा बेसिक कंसर्न होगा ना, या मेन कंसर्न होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड होगा। हम मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कस कर रहे होंगे और आप यूँ समझें कि पहले लेक्चर से लेकर ना आखिरी बात जो हम करेंगे ना आखिरी लेक्चर की, वहां तक हमारा जो सारा कंसर्न है वो मैग्नेटिक फील्ड से ही होगा, ठीक है। और इसके अलावा हम मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की, डायरेक्शन की और इसकी डिपेंडेंस की बात कर रहे होंगे। डिफरेंट केसेस के अंदर हम बात कर रहे होंगे और मैग्नेटिक फोर्स को डिस्कस कर रहे होंगे। और इसके अलावा हम फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम मैग्नेटिक फ्लक्स के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और फिर हम फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कस करेंगे और E/M रेशो को भी हम डिस्कस करेंगे और लास्ट पे हम डिस्कस करेंगे लॉरेंट फोर्स को, और लॉरेंट फोर्स के बाद हम वेलोसिटी सिलेक्टर के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करके तो इसका इख्तिताम करेंगे। तो पहला लेक्चर हमारा शुरू होने वाला है। इस लेक्चर के अंदर हम क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे मैं आपको ब्रीफ कर दूं। इसके अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड, इसके स्टार्टिंग में जितने बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे और इसके अलावा हम फोर्स होना करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कस करेंगे और हम अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत सारे एमसीक्यू से भी सपोर्ट कर रहे होंगे। तो मेरे साथ रहिएगा। स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इसके नाम से ही जाहिर है, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके अंदर हम क्या काम करते हैं, हम करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन अगर आप करना चाहें तो 2-3 तरीकों से आप कर सकते हैं। आप इसको यूं भी कर सकते हैं, द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। आप इसको यूं भी कह सकते हैं, द इंटरप्ले ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। आप इसको यूं भी कह सकते हैं, द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द मूविंग चार्जेस या करंट। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, इनमें से कोई भी। तो डेफिनेशन बहुत आसान है, मैं लिख रहा हूं आखिरी वाली, द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड with the moving charges और करंट। यानी कि जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करे तो उसके राउंड अबाउट एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, उसको हमने डिस्कस करना है किसके अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर। चूंकि मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड का जो सोर्स है आपको पता है मैग्नेट होता है, ठीक है। तो मैग्नेट के बारे में ना 2-4 बातें करने के बाद ना हम अपने बेसिक टॉपिक की तरफ आएंगे। मैग्नेट या मैग्नेटिक मटेरियल कौन सा होता है? मैग्नेट आपको पता है एक ऐसा मटेरियल होता है जो दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। जैसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूजुअली जिनको हम बोलते हैं उनको क्या कर सकता है, ये अट्रैक्ट कर सकता है। तो अब मैग्नेट जो है इसकी अगर हम बात करें तो हम एक बार मैग्नेट की बात कर लेते हैं। इसके बारे में 2-4 बातें करके ना हमने मैग्नेट को तो डिस्कस नहीं करना, हमने तो उस मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कस करना है जो करंट की वजह से प्रोड्यूस होती है, जो मूविंग चार्जेस की वजह से प्रोड्यूस होती है। तो मैग्नेट का जस्ट थोड़ा सा ब्रीफ सा हम इंट्रो डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो अगर मैं एक बार मैग्नेट की बात करूं ना, तो बार मैग्नेट में आपको पता है 2 पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ। भाई जो भी मैग्नेट हो उसमें 2 ही पोल होंगे, एक नॉर्थ होगा और एक साउथ होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, तो वो वाला रीजन अराउंड द मैग्नेट इन विच इट एक्सर्ट्स इट्स मैग्नेटिक फोर्स ऑन अदर मैग्नेटिक मटेरियल्स। ये डेफिनेशन है, वही बेसिक सी डेफिनेशन है, ये याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। तो अब यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी उनकी डायरेक्शन क्या होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको पता है नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में एंटर होती है, ठीक हो गया। कहां से निकलती हैं, नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में एंटर होती है। क्या एंड होती है साउथ पर? नहीं भाई, एंड नहीं होती। डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ।
अब यहाँ ना दो बातें आपने याद रखनी है। पहली बात यह है, क्वेश्चन ये पूछ लेता है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मैग्नेट। मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चे कह देते हैं, ऑप्शन आपको मैं दे देता हूं, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ टू साउथ, जीरो होती है, ठीक है, या नन ऑफ दिस। तो आप क्या बताएंगे, जीरो? नहीं भाई, ये ऐसी फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, मैग्नेटिक ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड ऐसी फील्ड होती है जो कंप्लीट लूप्स बनाती है, यानी कि इसकी जो फील्ड लाइंस है ना वो एक कंप्लीट लूप बनाती है। तो मैग्नेट के अंदर भी होती हैं और बाहर भी होती हैं। तो अगर मैं बात करूं आउटसाइड द मैग्नेट, क्या बात करूं मैं, आउटसाइड द मैग्नेट। अब ये बात अंडरस्टूड है कि आउटसाइड द मैग्नेट ही है, और दूसरी बात मैं क्या करूंगा, इनसाइड द मैग्नेट। तो जब मैं बात कर रहा हूं आउटसाइड द मैग्नेट, तो अब मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी सर, नॉर्थ टू साउथ होगी। और अगर मैं इनसाइड बात कर रहा हूं तो अब जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, साउथ टू नॉर्थ होगी। याद रखिएगा, ये देखें, जब ये फील्ड लाइन यहां से ऐसे आएंगी ना तो इसके अंदर इनकी जो डायरेक्शन होगी वो ये होगी, ठीक है, साउथ से किधर, नॉर्थ की तरफ। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखनी है आपने मैग्नेट के हवाले से। एक और बात है, वो क्या है, वो ये बात है कि मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब बहुत आसान है मेरे बच्चे। ये मैग्नेट है ना, इसको मैं कट कर देता हूं, इसके मैंने क्या कर दिए, दो हिस्से कर दिए, यहां से कट कर दिया। तो अब जब मैंने इसको कट किया ना तो ये मैग्नेट कैसे हो गया, ये मैग्नेट हो गया, ये दो हिस्से हो गए इसके, ठीक है, बराबर हिस्से बनाते, एक ये हिस्सा हो गया और एक ये हिस्सा हो गया। अब क्या सीन हुआ है, क्या ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ लेवल लगा हो गया, नहीं भाई। अब जिसको आपने काटा है ना, अब वो उसके फिर दो पोल बन गए, एक नॉर्थ और एक साउथ, ठीक है। इसको फर्दर काट दें तो जो छोटा हिस्सा और बनेगा ना उसके भी दो पोल होंगे, तो सिंगल नॉर्थ या सिंगल साउथ एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इस बात का ये मतलब है, ये इंपॉर्टेंट बात थी जो आपने याद रखनी है। अब मैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, और ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को ही अट्रैक्ट करते हैं। पैरा में भी अट्रैक्शन हो जाती है इनके साथ, लेकिन वेरी वीक अट्रैक्शन होती है। लेकिन जो डाया होते हैं ना, ठीक है, जैसे कॉपर या बिस्मथ वगैरह, उनके साथ इनकी अट्रैक्शन नहीं होती, ठीक है। तो कॉपर को ये अट्रैक्ट नहीं करेगा क्योंकि वो डायामैग्नेटिक मटेरियल्स है। तो अब मैग्नेटिक फील्ड किन पर असरअंदाज होगी, तो ये भी आपको पता चल गया कि नेचर ऑफ मटेरियल भी तो होगी ना भाई। पैरा है, डाया है, फेरो है, कौन सा है, चैप्टर 17 में आप पढ़ते हैं। अब अगर किसी मैग्नेट को आपने डीमैग्नेटाइज करना हो तो आप क्या काम करेंगे, ठीक है, हाउ टू डीमैग्नेटाइज, हाउ टू डीमैग्नेटाइज अ मैग्नेट। एक मैग्नेट को आप डीमैग्नेटाइज कैसे कर सकते हैं, तो देखिएगा बहुत आसान बात है, तीन बेसिक मेथड है जो आपने याद रखने हैं। आप इसको ना हीट करके, ठीक है, हीटिंग से आप किसी मैग्नेट, आपके पास बाहर मैग्नेट है, उसको आग में रख दें, अच्छे तरह से उसको हीट होने दें। अब दोबारा उसको निकालें तो वो मैग्नेट नहीं रहेगा, उसकी मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स हैं वो वेस्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और हीटिंग के बाद आप इसमें से एसी पास करवाएं, पास एसी। सर एसी कौन है, अल्टरनेटिंग करंट भाई, इसमें से अल्टरनेटिंग करंट पास करवाएंगे ना तब भी ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। या फिर इसको ना हैमरिंग करें, क्या करें, हैमरिंग। सर हैमरिंग क्या है, हैमर होता है ना थोड़ा, तो थोड़ा कूटना शुरू कर दें, इसको मारना शुरू कर दें बेदर्दी से, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, अब ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। अगर मैग्नेटाइज करना हो फिर, तो मैग्नेटाइज करने के लिए याद रखिएगा, टू मैग्नेटाइज, तो मैग्नेटाइज के दो मेथड फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं। आपने क्या करवाना है, पास, ठीक है, डीसी, इसमें से डीसी डायरेक्ट करंट पास करवाएं, किसमें से, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में से, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में से, ठीक हो गया। और यहाँ पे क्या कौन सा मेथड होता है, वन टच मेथड, ठीक है,
वन टच या डबल टच मेथड। अब वन टच क्या होता है, आप ये कोई मैग्नेटिक मटेरियल है और इसके ऊपर ना किसी मैग्नेट को आप ऐसे बार बार ऐसे टच करें एक डायरेक्शन में, ठीक है, स्पेसिफिक डायरेक्शन, तो ये इसकी जो अंदर डोमेन्स है ना वो अलाइन होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, और ये भी एक मैग्नेट बन जाएगा, ठीक है। तो अब ये मैग्नेट के हवाले से कुछ बातें होंगी। अब ना हमने तो असल में तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की करनी है। तो अब यहां से ना इंपॉर्टेंट बात जो हम बात शुरू करेंगे वो है हमारे पास पहला कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट कौन सा सर? भाई बेसिक कॉन्सेप्ट वो वाला है जहां से ये बात पता चली थी कि मूविंग चार्जेस के राउंड अबाउट मैग्नेटिक फील्ड होती है या करंट कैरिंग कंडक्टर के राउंड अबाउट मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो ये बेसिक बात किसने बताई थी? ये बताई थी, इसका आइडिया जिस बंदे ने दिया था उसका नाम था प्रोफेसर हांस ऑस्टर्ड, ठीक है, प्रोफेसर हांस ऑस्टर्ड, ठीक है, ये नाम याद रखना है, भूलना नहीं है। सबसे पहले इसने मैग्नेटिक फील्ड का आइडिया दिया था अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर। जैसे फर्ज कर लेते हैं इसमें से ना करंट फ्लो कर रहा है, ये कोई वायर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, और इसके अंदर जो करंट की डायरेक्शन है ना वो किधर है? वो अपवर्ड है, ठीक है, किधर है डायरेक्शन? अपवर्ड। तो अब हांस ऑस्टर्ड ने क्या बात बताई? उसने ये बात बताई कि ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है ना इसकी गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। क्या उसने बताया हमें? उसने ये कहा कि भाई इसके गिर्द ना एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। क्या बोला उसने? उसने बोला शाकिर भाई इसके गिर्द ना एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। कैसे उसने पता चलाया? उसने पता चलाया इस करंट कैरिंग कंडक्टर के ना राउंड अबाउट डिफरेंट जगहों पर मैग्नेटिक कंपास रखा। अगर पता चलाना हो कि इसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं है तो कैसे पता चलाते हैं? सर बहुत आसान है, कंपास यहां रखें, अगर यहां कंपास रखा तो डायरेक्शन ये होगी, यहां कंपास रखेंगे तो हर पॉइंट पर जो कंपास की नीडल है वो अपनी ओरिएंटेशन को चेंज करती जाएगी। तो अगर वो ओरिएंटेशन चेंज कर रही है तो इसका मतलब वहां मैग्नेटिक फील्ड है। ये जो मटेरियल है ये एक मैग्नेट है। अगर नहीं कर रही, वो अर्थ के ही नॉर्थ साउथ के अलोंग अलाइन हो रही है, तो इसका मतलब वहां मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ठीक है। या दूसरा मेथड क्या है, इसको आप हैंग कर दें, ठीक है। जब आप इसको हैंग कर देंगे ना तो ये जो अर्थ की नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन है उसमें अपने आप को अलाइन कर लेगा। तो अब यहां जब उसने कंपास रखे ना डिफरेंट पोजीशंस पर, तो हर पॉइंट पर जो कंपास रखा उसने, लेट्स सपोज उसने जब यहां कंपास रखा और उसने जब यहां कंपास रखा और इसने जब यहां कंपास रखा या इधर इसके इस तरफ कंपास रखा, तो यहां पर उसने देखा कंपास की जो नीडल है उसकी डायरेक्शन ये हो गई, यहां रखा तो ये हो गई, यहां रखा तो ये हो गई और यहां रखा तो ये हो गई। यानी कि हर पॉइंट पर जो कंपास है बराबर फासले पर अभी मैं रख रहा हूं, कंपास की नीडल ना एक सर्कल ऐसे ड्रा करे ना तो उसके टेंजेंशियल अपनी डायरेक्शन को ओरिएंट कर रही है। तो इससे ये बात समझ आ गई कि इसकी गिर्द मैग्नेटिक फील्ड है, और ये भी बात समझ आ गई कि वो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और फिर उसने एक और काम भी किया, उसने करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करके देखा। अब करंट ऊपर जा रहा है ना तो करंट की डायरेक्शन को नीचे यानी कि रिवर्स, बैटरी की पोलैरिटी चेंज करके देखी। तो उसने देखा अब कंपास की नीडल जो ऊपर की तरफ थी ना वो ऑपोजिट हो गई है, डाउनवर्ड हो गई है, जो इधर राइटवर्ड थी वो इस तरफ लेफ्टवर्ड हो गई है। तो अब उसने देखा कि जो करंट की डायरेक्शन है ना वो चेंज करने से भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो गई है, ठीक है। ये सारी बातें अभी हमने डिस्कस करनी है। तो जो यहां से इंपॉर्टेंट बातें समझ आती हैं वो ये आती हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी ना इस करंट कैरिंग कंडक्टर के राउंड अबाउट, उसका करंट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है कि जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग करंट इसमें से पास करेगा उतनी ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। और दूसरी बात, जैसे जैसे आप इस कंडक्टर से दूर जाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती जाएगी? वीक होती जाएगी। डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे ना कंडक्टर से, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती जाएगी? वीक होती जाएगी, ठीक है, बात याद रहे। अब इन दोनों को जब कंबाइन करते हैं ना तो ये एक फॉर्मूला बन जाता है म्यू नॉट ओवर, या मैं पूरा इसको लिख देता हूं, म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई इंटू आर। क्या बोलते हैं इसको? पिछले करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में हमने पढ़ा भी था, बताएं सर। सर ये हमने पढ़ा था, ये है एम्पियर्स लॉ, ठीक है। ये क्या है? एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ एक और भी है,
वो कौन सा है सर, सोलेनाइड के लिए क्या था भला, इन साइड का सोलेनाइड अगर मैग्नेटिक फील्ड मालूम करनी हो सर वो था म्यू नॉट एन आई। यहाँ पर एन क्या है सर, एन यहाँ पर है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक हो गया कि एक सोलेनाइड है ना, उसकी यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, दैट इज एन। तो ये फॉर्मूला वैसे याद रख लीजिएगा, ये फॉर्मूला से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप सॉल्व कर सकते हैं, इसकी जगह एन ओवर एल आप पुट कर सकते हैं। इस एन का यूनिट पूछ ले तो आप क्या बताएंगे सर, पर मीटर। नंबर का तो यूनिट नहीं होता ना, इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होगा पर मीटर। ठीक हो गया। तो ये सोलेनाइड के लिए, किसके लिए है, इनसाइड सोलेनाइड। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम सोलेनाइड को तो डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगले चैप्टर में हम खसूसी तौर पर उसको डिस्कस करेंगे, लूप्स को डिस्कस करेंगे, तो वहां जाकर हम ये बातें बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर में। तो चूंकि आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये एक ही जैसे टॉपिक्स हैं। ठीक है, मतलब एक ही मिलती जुलती चीजें, दोनों में मैग्नेटिक फील्ड की बातें हो रही होती हैं और दोनों में ही करंट या ईएमएफ की बात हो रही होगी। तो इस तरीके हम बहुत सारी बातें यहां सीखेंगे और बहुत सारी बातें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी सीखेंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहना, घबराना नहीं है। फिलहाल इसकी बात हो रही थी, तो अब इसके गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड वो कैसी है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, सर्कुलर है। मैग्नेटिक फील्ड इज सर्कुलर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं, इसके राउंड, कंडक्टर के राउंड। अब मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर तो है, क्या दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, नहीं करेंगी। नो टू फील्ड लाइंस क्रॉस ईच अदर, दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। और क्या बात हो सकती है, जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे ना, ठीक है, जैसे जैसे आप क्या करते जाएंगे, दूर जाते जाएंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के दरमियान में जो डिस्टेंस है ये क्या करता जाएगा, ये देखिए ये डिस्टेंस पहले कम है, फिर बढ़ गया, फिर और बढ़ गया। जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे तो फील्ड लाइंस के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जाएगा। ये क्या बता रहा है कि जहां जहां फील्ड लाइन दूर होगी वहां वहां मैग्नेटिक फील्ड वीक होती जाएगी। ठीक है, हम ये बात भी लिख सकते हैं, वेयर या एज वी गो अवे फ्रॉम, किससे, अवे फ्रॉम कंडक्टर, जैसे जैसे हम कंडक्टर से अवे जाएंगे, डिस्टेंस बिटवीन फील्ड लाइंस के दरमियान में डिस्टेंस क्या करता जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन फील्ड लाइंस इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, एमसीक्यू है, आ सकता है, याद रखना है, भूलना नहीं है। अच्छा, जहां पर फील्ड लाइंस करीब करीब होंगी वहां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी, जहां पर फील्ड लाइन दूर दूर होगी वहां मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, वीक होगी। ये भी आपने याद रखना है। अब इसके बाद ना हम डिस्कस करते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी। ठीक है, डायरेक्शन को मैं ना यहां डिस्कस कर लेता हूं। ठीक है, जगह आपको पता है हमेशा हमारे पास कम होती है, तो जगह हमारे पास है ही कहां, डायरेक्शन। अब यहां पर अगर आपने करंट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की या मैग्नेटिक फील्ड की मैं कहूं डायरेक्शन निकालनी है, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, उसके लिए सर यूज करते हैं हम राइट हैंड रूल या राइट हैंड ग्रिप रूल इसको बोल सकते हैं हम। ठीक है, या राइट हैंड ग्रास्प रूल इसको बोल सकते हैं। सर कैसे, देखें भाई, ये कंडक्टर है, इसमें से करंट किधर जा रहा है, अपवर्ड। तो अब आपने क्या काम करना है, इस कंडक्टर को इस तरह से आपने ग्रास्प करना है, पकड़ना है कि आपका जो थंब है ना ये करंट की डायरेक्शन में हो, करंट ऊपर जा रहा है तो थंब भी ऊपर की तरफ हो, और फिंगर्स आपकी कर्ल कर रही हो ऐसे, आपने इसको ग्रास्प कर लिया यूं। ठीक है, तो अब ये जो कर्लिंग फिंगर्स है ना ये आपको क्या बताएंगी, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगी। फिंगर्स हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगी। ठीक है, याद रह जाएगा, आगे हमने राइट एंड पाम रूल भी पढ़ना है। फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड, थंब करंट, दोनों में याद रखना है। ठीक है, अभी आगे आएगा फिर आप जान जाएंगे। तो फिंगर्स क्या शो करेंगी, फिंगर्स, ठीक है, फिंगर्स क्या शो करेंगी, सर मैग्नेटिक फील्ड हो, और जो हमारे पास थंब है वो किसको शो करेगा, सर थंब यूज करेगा, थंब जो है वो शो करेगा करंट को। ठीक है, तो अब इसमें डायरेक्शन क्या होगी फील्ड लाइंस की, सर डायरेक्शन ये होगी ना मैग्नेटिक फील्ड की, ये होगी। ठीक है,
क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है? सर ऊपर से अगर देखें ना, तो ऊपर से देखें तो ये क्या बनेगी सर, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, यहां से आप सम टाइम डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होती है ना मुझे, तो फिर आप ऊपर से ही देखेंगे इसको, तो ये क्या होगी इसकी डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक हो गया, नीचे से देखेंगे तो वो क्लॉकवाइज हो जाएगी। ठीक है ना, आपको बताइए डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरफ से देख रहे हैं। अब डायरेक्शन आपने कैसे मालूम कर ली, राइट हैंड रूल से या राइट हैंड ग्रिप रूल से। अगर डायरेक्शन ऑफ करंट डाउनवर्ड हो तो फिर सर ये ऑपोजिट बन जाएंगी, क्लॉकवाइज बन जाएंगी। सही हो गया। अब ना हम अगली बात डिस्कस करते हैं। अगली बात क्या है, अगली बात मैं ना यहां आपको बता देता हूं। अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो है कि व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैं यहां लिख लेता हूं यूनिट ऑफ बी। ये जो मैग्नेटिक फील्ड स्टैब्लिश हुई है इसका यूनिट क्या होगा, तो इसका यूनिट याद रखिएगा, इसका यूनिट होता है टेस्ला। कौन होता है, टेस्ला। और 1 टेस्ला जो है 1 टी, ये बराबर होता है 1 न्यूटन पर एम्पेयर के और पर मीटर के। या इसका जो सीजीएस यूनिट है वो गॉस होता है, तो वो भी आपने याद रखना है। 1 टेस्ला बराबर होता है 10 पावर 4 गॉस के, 10 पावर 4 गॉस के। याद रह जाएगा सर, बिल्कुल याद रह जाएगा। बहुत आसान बातें बताई हैं आपने, कौन सा कोई मुश्किल बात बताई है। अब ना मैं एक एमसीक्यू आपसे डिस्कस करता हूं और उसके बाद हम चलते हैं फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर पर। देखिएगा एमसीक्यू बहुत आसान है। ये फर्ज कर लें ये भी पावर लाइन है। ये कौन है सर, ये पावर लाइन है। पावर लाइन समझते हैं ना जी सर, वो बिजली की तार। ये ग्राउंड है आपके पास, ये कौन है सर, ये ग्राउंड है। तो ग्राउंड से जो पावर लाइन है ना, वो लेट्स सपोज वो है 10 मीटर हाइट पर। कितनी हाइट पर है, 10 मीटर हाइट पर है। और इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है इस पावर लाइन में से, जस्ट सपोज वो 200 एम्पेयर फ्लो कर रहा है, तो बताएं भाई व्हाट विल बी मैग्नेटिक फील्ड बी इन गॉस। गॉस में बतानी मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पर, ऑन द ग्राउंड। जल्दी से इसको सॉल्व करें, शाबाश। मैं भी आपके साथ सॉल्व कर देता हूं। सॉल्यूशन बहुत आसान है जी। B बराबर क्या है सर, म्यू नॉट I ओवर 2 पाई आर। सर आपने म्यू नॉट के बारे में तो बताया ही नहीं हमें। बच्चे देखें, ये कोई बड़ी बात नहीं है। म्यू नॉट जो है ना, इसको बोलते हैं परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, कि फ्री स्पेस कितना परमिट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को या मैग्नेटिक फ्लक्स को टू पास थ्रू इट। तो अब इसकी वैल्यू क्या थी सर, ये वैल्यू हमें पता है 4 पाई क्रॉस 10 रेज टू -7 वेबर पर एम्पेयर पर मीटर। ठीक है, ये इसका यूनिट है। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो ये आ गया B बराबर 4 पाई क्रॉस 10 रेज टू -7 और करंट कितना है सर, 200 एम्पेयर। शाबाश, आपकी अच्छी बात ये है कि आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं। 2 पाई मल्टीप्लाई आर कितना है सर, आर यही हाइट होगी ना इसकी, तो ये हो गया 10। अब इसको सॉल्व करें सर, ये 0 से 0 गायब हो गया, इस 2 से ये 2 1 2 हो गया और इस पाई से ये पाई गायब हो गया, तो ये 1 है ना, ये 1 0 यानी कि 10 हो गया, सारा गायब कर देते हैं। तो 4 10 सर कितना हो गया सर, 40 हो गया। तो B बराबर आ गया 40 क्रॉस 10 पावर -7 टेस्ला। ठीक है, यूनिट क्या आएगा, टेस्ला। हमने किस में निकालना है, गॉस में आंसर निकालना है। तो अब ये और भी आसान हो गया, देखिएगा कैसे। इसको मैं यूं लिख सकता हूं 4 क्रॉस 10 पावर -6। ये देखिए ना, 0 एक हटा दिया ना, तो यहाँ एक वैल्यू कम हो जाएगी, +1 आ जाएगा ना, तो वो -6 रह जाएगा। और 1 टेस्ला किसके बराबर होता है सर, 1 टेस्ला 10 पावर 4 गॉस के। तो यहाँ मैं 1 टेस्ला की जगह 10 पावर 4 गॉस लिख देता हूं। अब बताइएगा सर, अब क्या आ गई मैग्नेटिक फील्ड सर, मैग्नेटिक फील्ड आ गई 4 क्रॉस 10 पावर -6 + 4 सर -2। ठीक है, गॉस। ठीक हो गया जी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई हमारे पास, कहां पर आ गई, उस ग्राउंड पर, उस पॉइंट पर। ठीक है, फ्रॉम द पावर लाइन। अब ये हमारा बेसिक बातें सारी खत्म हुई, और भी बहुत सारी बातें हैं, वक्तन फवक्तन आपको समझ आती जाएंगी, इंशाल्लाह आप सीखते जाएंगे। अब हम बात करते हैं फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड पर। अब हम बात करने जा रहे हैं
फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इस बात को समझने के लिए मैंने आपके सामने एक सेटअप बनाया है। फर्ज कर लें ये दो रेल्स हैं, ठीक है, कॉपर की रेल्स हैं, ठीक है, ये दो रेल्स हैं ऐसे समझ लें, और इसके ऊपर ना एक और रॉड हमने रख दिया, फर्ज कर लें वो भी कॉपर का ही रॉड है, ठीक है। तो अब इसको ना हमने एक वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया, जैसे कि आप देख रहे हैं अभी स्विच ना ऑफ है। इस पूरे सेटअप को ना मैं एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख देता हूं, एक मैं हॉर्सशू मैग्नेट ले आता हूं, उसके दरमियान में सेटअप को रख देता हूं, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है ना वो डाउनवर्ड से अपवर्ड है, यानी कि ये ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। मैं यहां बना देता हूं मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो किधर है, अपवर्ड, ठीक हो गया। ये किसकी डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, डी की डायरेक्शन है, ठीक हो गया जी। और ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर इसमें पड़ा हुआ है ना, इसकी जो लेंथ है वो L है, ठीक है। अब आप एक चीज देखते हैं, अभी आप देखें स्विच क्या है, सर स्विच ऑफ है। अगर स्विच ऑफ है तो क्या ये कंडक्टर मूव कर रहा है, ये एक्सपेरिमेंटली आप सारी चीजें देख रहे हैं, ठीक है। आप देखते हैं कि अब ना ये कंडक्टर मूव नहीं कर रहा, लेकिन जैसे ही आप एक काम करते हैं, आप इस स्विच को क्लोज करते हैं, अब आप हैरान होते हैं ये कंडक्टर एक तरफ मूव करना शुरू कर देता है। फर्ज कर लेते हैं आपने देखा ये इधर मूव करना शुरू हो गया, तो इसका मतलब हुआ अब इस पर ना एक फोर्स लगी है, उसको मैं FB कह देता हूं, किस डायरेक्शन में, राइटवर्ड डायरेक्शन में। ये सेटअप ऐसे पड़ा हुआ है और फील्ड ऊपर की तरफ है। तो अब प्रैक्टिकली, ठीक है, ये बात देखी गई कि ये जो फोर्स है ना ये चंद फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। कौन कौन से फैक्टर, जरा देखिएगा। देखा ये गया कि ये जो फोर्स है जिसको मैंने FB का नाम दिया है, ये फोर्स करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर यहां से ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है ना इस कंडक्टर में से, कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन क्या है, ये करंट की डायरेक्शन है, ये वाली, यानी कि ऐसे करंट फ्लो करेगा ना पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो करंट की डायरेक्शन इसके अंदर ये है। तो अगर करंट ज्यादा फ्लो करेगा तो डेफिनेटली उस पर फोर्स ज्यादा लगेगी, और आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक हो गया। और दूसरी बात जो इसमें ऑब्जर्व कर रहे हैं वो क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो है FB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ये कंडक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा हुआ है, इसकी लेंथ कितनी ज्यादा है, जितनी ज्यादा लेंथ आप करते जाते हैं ना उतनी ही उस पर फोर्स बढ़ती जाती है, ठीक हो गया। और तीसरी चीज जिस पर ये फोर्स डिपेंड कर रही है, ठीक है, तो आप देखते हैं वो डिपेंड कर रही है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पर। अब इसके आपने यहां मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड की हुई है ना, तो ये कितनी स्ट्रांग है, जितनी स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं ना फोर्स उतनी बढ़ जाती है। और तीसरी चीज जो आप देखते हैं वो तीसरी चीज और भी मजे की है, आप ना इसकी ओरिएंटेशन चेंज करके देखते हैं। अभी आपने इसको जो रखा हुआ है ना, अभी आप इसको यूं समझ लें कि अभी जो इसका ना इस रॉड, चूंकि रॉड यूं है और मैग्नेटिक फील्ड यूं है, ठीक है, रॉड यूं पड़ा हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड यूं, एंगल कितना है सर, 90 डिग्री। अभी जो एंगल बन रहा है ना इनके दरमियान में, ये मैं यहां बना देता हूं, वो 90 डिग्री बन रहा है। एंगल कितना बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड और इस लेंथ कंडक्टर के दरमियान में एंगल 90 डिग्री बन रहा है। तो आप देखते हैं कि 90 डिग्री जब एंगल रखें लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में तो मैक्सिमम फोर्स लगती है। एंगल जैसे ही 90 से कम करते जाते हैं ना तो फोर्स कम होती जाती है, ठीक है। जीरो पर आकर आप देखते हैं कि फोर्स वैनिश हो गई है, कि जब एंगल 0 डिग्री हो जाएगा ना फोर्स गायब होगी। तो इसका मतलब हुआ कि अब जो फोर्स है ना वो एक और तीसरे फैक्टर पर डिपेंड कर रही है, और वो कौन सा फैक्टर है, वो साइन ऑफ थीटा है या साइन ऑफ अल्फा है, ठीक है। अल्फा क्या है, एंगल किसके बिटवीन, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में। अगर अब ये साइन ही क्यों आया, क्योंकि भाई देखा अगर 0 है तो फोर्स 0 है, यानी कि साइन 0 0 होता है, ठीक है, तो फोर्स भी 0 होगी। साइन 90 डिग्री है, फोर्स मैक्सिमम, तो साइन 90 मैक्सिमम होता है, ठीक है। ये सारी वैल्यूज आपने याद की होगी। इन सब को जब कंबाइन करते हैं ना तो एक फॉर्मूला बन जाता है FB इक्वल टू ILB साइन ऑफ अल्फा, ठीक हो गया। अब यहां जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है ना K, उसकी वैल्यू 1 ली जाती है, ठीक है, ऐसे यूनिट्स में उसकी वैल्यू 1 आती है, वो ये वैल्यूज पुट करके 1 ही आएगी, ठीक हो गया। अब इसके बाद ना यहां से फोर्स डिफरेंट एंगल्स पर फोर्स कब मैक्सिमम होगी कब मिनिमम होगी, वो ये साइन अल्फा डिसाइड करेगा कि फोर्स ने कब मिनिमम होना है
क्या मैंने बोला है, कब मिनिमम होना है और कब मैक्सिमम होना है, ये कौन डिसाइड करेगा, ये साइन अल्फा डिसाइड करेगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, तो अब साइन अल्फा कैसे डिसाइड करेगा, मैं आपसे डिफरेंट बातें पूछ लेता हूं। पहली बात ये मैं पूछ लेता हूं कि अगर थीटा 0 डिग्री हो तो बताएं फोर्स कितनी होगी। आप कहेंगे सर कि इस केस में ना फोर्स जो है, फोर्स एफ बी वो 0 होगी। ठीक हो गया, क्योंकि साइन 0 होता है। अगर मैं पूछ लूं कि भाई थीटा जो है वो 30 डिग्री हो तो फोर्स कितनी होगी, अब आप कहेंगे सर फोर्स है ना वो मैक्सिमम का 1/2 होगी, यानी कि हाफ होगी। अब एफ बी किसके बराबर आ जाएगी, एफ बी बराबर आ जाएगी एफ एम ओवर 2, क्योंकि साइन 30 1/2 होता है। ठीक हो गया। अब एफ एम क्या होता है, साइन 90 पर फोर्स मैक्सिमम होनी है, उसको मैं एफ एम कह रहा हूं, अभी आगे चल के वो भी देख लेते हैं। अगर थीटा मेरे पास 45 डिग्री हो जाए, अब फोर्स कितनी हो जाएगी, तो अब आप समझ सकते हैं कि अब जो फोर्स है साइन 45 कितना होता है सर 1/√2। ठीक है, तो अब फोर्स मैक्सिमम का कितना आ जाएगी 1/√2 टाइम्स। ठीक हो गया। और इसकी थीटा अगर 60 डिग्री हो जाए, फोर्स कितनी हो जाएगी, फोर्स हो जाएगी एफ बी हो जाएगा √3/2 टाइम्स ऑफ फोर्स मैक्सिमम। और आखिरी बात, अगर थीटा हमारे पास 90 हो जाए, थीटा कितना हो जाए 90 डिग्री, तो अब जो फोर्स है ना एफ बी वो एफ एम आ जाएगी, यानी कि मैक्सिमम फोर्स आ जाएगी। 0 चाहे एंगल हो, चाहे एंगल कितना हो 180 डिग्री हो, फोर्स 0 होगी। ठीक हो गया। और फोर्स मैक्सिमम कितने एंगल पर होगी 90 डिग्री पर होगी। और आगे आपने ना इनकी परसेंटेज भी निकालनी चाहे तो आप निकाल सकते हैं, यहाँ से 0%, यहाँ से 50%, यहाँ पर आके 100%, परसेंटेज भी आप निकाल सकते हैं, वो आपने यहाँ से निकाल लेनी। अब हम बात करते हैं कि ये जो फोर्स है इसकी वेक्टर फॉर्म क्या होगी। ठीक है, वेक्टर फॉर्म, इसकी बात करने लगे सर वेक्टर फॉर्म की। अब जो वेक्टर फॉर्म है हमारे पास वो इसकी क्या बनेगी, वो बनेगी F बराबर, इसको मैं एफ बी कह रहा हूं ना, मैग्नेटिक फील्ड के लिए या मैग्नेटिक फोर्स के लिए, I इंटू एल क्रॉस बी। सर ये एल वेक्टर है, हाँ जी ये लेंथ का वेक्टर है। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, जो करंट की डायरेक्शन होगी वही इस लेंथ के वेक्टर की डायरेक्शन होगी। ठीक हो गया, तो ये भी आपने याद रखना है। तो एज वी नो दैट जो एफ एम है मैक्सिमम फोर्स वो किसके बराबर हो जाएगी, आई एल बी के बराबर हो जाएगी। ठीक हो गया, मैक्सिमम फोर्स किसके बराबर हो जाएगी, आई एल बी। यहां से बी अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहें, वही बेसिक बात, मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो कैसे निकालेंगे सर, वो निकालेंगे इस केस में हम एफ एम ओवर आई इंटू एल के फॉर्मूला से। ठीक है, ये आई एल इधर डिवाइड हो जाएगा तो बी इक्वल टू आ जाएगा एफ ओवर आई एल। अब ये बी क्या चीज है, यहां पर सर जब जो हमें याद है हमने इसका नाम पढ़ा था मैग्नेटिक इंडक्शन। क्या नाम पढ़ा था, मैग्नेटिक इंडक्शन, यही पढ़ा था ना जी सर, बिल्कुल हमें याद है, हमने यही पढ़ा था। और इसका क्या नाम है सर, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ। और क्या इसका नाम है सर, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड भी तो इसको बोल सकते हैं ना, बिल्कुल बोल सकते हैं, जस्ट मैग्नेटिक फील्ड, जस्ट नहीं लगाना। ठीक हो गया, मैग्नेटिक फील्ड। और इसको क्या बोल सकते हैं सर, और इसको बोल सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक हो गया, ये सारे नाम इसके हैं। आगे चलकर जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स को पढ़ेंगे ना तो वहां भी जाकर हम देखेंगे कि B बराबर होता है 5/A के, ये 5 मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। ठीक है, 5/A। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आ जाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी, तो बच्चे स्केलर लगा देते हैं कि भाई फ्लक्स तो स्केलर है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी और वो मैग्नेटिक फील्ड ही है। अब यहां से यूनिट की बात करें तो यूनिट हमने देख ली है, इसका यूनिट होता है टेस्ला, बराबर किसके होगा, न्यूटन ओवर पर एम्पेयर पर मीटर, एम्पेयर मीटर। ठीक है, न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर कह लें या पर एम्पेयर पर मीटर कह लें, और वो हमने पढ़ लिया, वो किसके बराबर होता है 10⁴ गॉस के बराबर होता है। उस बात को हम दोबारा नहीं दोहरा रहे। अब ना मैं आपसे बात करता हूं, देखें अब अगर ये फोर्स
फोर्स क्योंकि पता है वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हम इसकी डायरेक्शन निकालना चाहें, सर आपने कैसे कह दिया कि ये ऐसे मूव किया, मैंने तो भाई एक्सपेरिमेंट से कह दिया था। अगर हम निकालना चाहें कि इसकी इस पर जो फोर्स लगेगी वो किस डायरेक्शन में लगेगी, तो कैसे निकाल सकते हैं? उसके लिए ना एक रूल है, मैं यहां बता रहा हूं, डायरेक्शन ऑफ एफ बी, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी वो, यहां देखिएगा। उसके लिए यूज करते हैं हम राइट हैंड पाम रूल, ठीक है, राइट हैंड पाम रूल, RHP मैंने लिख दिया, ठीक है। या यूज कर लेते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब जिन्होंने पीटीबी की बुक पढ़ी है वो यूजुअली राइट हैंड पाम रूल यूज करते हैं, और ए लेवल्स वाले वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी यूज करते हैं, और इवन आपने मैट्रिक में भी ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा हुआ है। दोनों से इसकी डायरेक्शन आ जाती है, मैं दोनों बातें आपको समझा दूंगा। पहले बात करते हैं हम राइट हैंड पाम रूल की, कि राइट हैंड पाम रूल से हम डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपको याद हो, प्रीवियसली भी मैंने आपको बताया है कि फिंगर्स ने किसको शो करना है, सर फिंगर्स ने मैग्नेटिक फील्ड को शो करना है, और थंब ने किसको शो करना है, सर थंब ने हमेशा ये शो करना है करंट को, ठीक है। क्या हमेशा शो करना है? लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में नहीं, राइट हैंड पाम रूल में, राइट हैंड रूल में, राइट हैंड ग्रिप रूल, उन दोनों की बात कर रहा हूं मैं, ठीक हो गया। अब जब मैं ऐसे करूंगा ना तो एक चीज आ जाएगी पाम, तो मैंने पाम की भी बात की है ना, तो पाम, ठीक है, पाम जो है परपेंडिकुलर टू द पाम, वो किसकी डायरेक्शन होगी? फिर वो फोर्स की डायरेक्शन होगी, ठीक हो गया। जरा समझिएगा, यहां पर मैग्नेटिक जो फील्ड है उसकी डायरेक्शन किधर है? अपवर्ड, ठीक है। करंट की डायरेक्शन किधर है? इनवर्ड। तो आप देखें करंट की डायरेक्शन इनटू द बोर्ड, या इस ये कंडक्टर पड़ा हुआ ना, ऐसे दो रेज और उसके ऊपर यूं कंडक्टर पड़ा है, उसमें से करंट यूं जा रहा है ऐसे। तो अब यहां पर ये थंब की डायरेक्शन करंट की, और फिंगर जो है ना फील्ड की डायरेक्शन, फील्ड लाइन ज्यादा होती है ना, ये फिंगर्स, ठीक हो गया। तो अब जिधर आपका ये पाम आ रही है उधर धक्का लगा दें, इधर फोर्स लगेगी, ठीक है। ये करंट की डायरेक्शन, ये फील्ड लाइन की, और इधर धक्का लगा दिया तो फोर्स किधर लगेगी? परपेंडिकुलर टू द पाम। अगर सर करंट की डायरेक्शन इधर होती तो भाई देखें करंट की डायरेक्शन इधर होगी, फिंगर अपवर्ड होगी, तो अब इधर धक्का लगा दे। ये है, ये किस करंट की बात हो रही है? कन्वेंशनल करंट की। अगर इलेक्ट्रॉनिक करंट दिया हो तो वहां भी आप राइट हैंड पाम रूल यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या काम करेंगे? उसके लिए आप जो इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन होगी उसके ऑपोजिट आप डायरेक्शन बता देंगे किसकी? कन्वेंशनल करंट की, तो वहां पर फिर वो लगा के आप फोर्स मालूम कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कैसे यूज करना है? तो यहां ना ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इसको मैं FBI बोलता हूं, FBI, ठीक है। तो F जो है फोर्स, ये थंब फोर्स को, B मैग्नेटिक फील्ड, और I करंट को। तो इसको आपने किधर रखना है? करंट की डायरेक्शन में। सर करंट इधर है, फील्ड किधर है? अपवर्ड, तो फोर्स किधर लगेगी? इस तरफ, ठीक है। ये थंब के अलोंग FBI, ठीक है। थंब, पहले किसकी बात की है मैंने? पहले मैंने बात की है थंब की, और उसके बाद फोर फिंगर की, ठीक है, और उसके बाद मैंने बात की है किसकी? मिडल फिंगर की, मिडल फिंगर की। तो अब जो थंब है इसकी जगह आपने लिख देना FBI का मतलब फोर्स, थंब फोर्स को, और फोर फिंगर जो है ये किसको यूज करें? ये मैग्नेटिक फील्ड को, और जो मिडिल फिंगर है उसको हम करंट की डायरेक्शन में रखेंगे। मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन में, और ये किसकी डायरेक्शन में? ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड, और ये करंट की डायरेक्शन, तो ये देखें इधर फोर्स लगेगी। गुड हो गया। जरा समझिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, तो ये बड़ा आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। अब इसके बाद ना हम बात कर लेते हैं एक आध MCQ की, और उसके बाद और भी बातें करेंगे। पहले मैं एक MCQ आपसे डिस्कस कर लेता हूं। आप कहेंगे सर इतनी देर हो गई है, आपने कोई MCQ नहीं डिस्कस किया। देखें जी, MCQ बहुत आसान है। फर्ज कर लेते हैं कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, वो मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है, और उस पर जो मैक्सिमम फोर्स लग रही है ना वो है 7 क्रॉस 10⁻⁴ न्यूटन, ठीक हो गया। और उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है कंडक्टर में, वो कितना फ्लो कर रहा है? वो फ्लो कर रहा है 10 एम्पेयर, ठीक है। और उस कंडक्टर की जो लेंथ है ना जो उसमें पड़ा हुआ है, वो है हमारे पास लेट्स सपोज 20 सेंटीमीटर। तो जल्दी से बताएं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी?
शाबाश, जल्दी से बताएं, सॉल्व करें। सर सॉल्व कर लेते हैं, हम तो कर ही लेंगे, आप भी कर दें। चलें जी, मैं भी कर देता हूं। देखिए मैं इसको करता हूं, फोर्स उसने बोला है मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम फोर्स के लिए ये फॉर्मूला आ गया, B इक्वल टू आ जाएगा Fm ओवर IL। ठीक हो गया, B इक्वल टू आ गया Fm, F कितना है सर 7 क्रॉस 10⁻⁻⁴ ओवर I कितना है सर 10 एम्पेयर। ठीक है, लेंथ कितनी है सर 20 सेंटीमीटर, 20 ओवर 100 लिख दूं सर, लिख दें। देखें ये 0 गया, ठीक है, 2 1 जा 2, बल्कि इसको ना चले 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 5 2 जा 10 और 7/2 आ गया। 7/2 कितना होता है सर 3.5 क्रॉस 10⁻⁴ टेस्ला। अगर मैं कहता गॉस में निकालो तो फिर क्या करते सर 3.5 क्रॉस 10⁻⁴ और टेस्ला की जगह आप लगा देते 10⁴ गॉस। अब ये कितनी वैल्यू आ जाती सर, अब ये वैल्यू आ जाती 3.5 क्रॉस 10⁻, बल्कि 10⁻0 गायब कर देते हैं ना, बस 3.5 गॉस आ गया। ठीक हो गया, तो ये आ गई आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। अब हम बात कर लेते हैं फिजिक्स बिहाइंड द फोर्स। ये जो फोर्स यहां लग रही है ना, उसके पीछे फिजिक्स क्या है, मैं यहां लिख देता हूं फिजिक्स बिहाइंड द सीन। फिजिक्स बिहाइंड द सीन कि असल में जो फोर्स लग रही है, सीन की जगह बेसिकली आप क्या लगाएंगे फोर्स, ये फोर्स कहां से आई है एक्चुअली। ठीक है, तो अब जरा देखिएगा, एक बात समझिएगा, ये फोर्स आती है ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ टू डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड्स। कौन सी टू डिफरेंट, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और एक इस कंडक्टर में जब करंट फ्लो करता है ना, तो उसके गिर्द भी तो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। उन दोनों की आपस में जब इंटरेक्शन होती है तो एक फोर्स प्रोड्यूस होती है। कैसे प्रोड्यूस होती है जरा देखिएगा, बहुत आसान एक्सप्लेनेशन है, कोई मुश्किल बात नहीं है। ये फर्ज कर लेते हैं हमारे पास है एक मैग्नेट और उस मैग्नेट का एक है नॉर्थ पोल ये वाला और ये कौन है साउथ पोल। अब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होगी वो आप समझ सकते हैं, वो ये डायरेक्शन होगी। ठीक है, नॉर्थ से किधर सर साउथ की तरफ, ये क्या चीज आ गई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन आ गई। ठीक हो गया जी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब ना जरा एक कन्वेंशन याद रखिएगा, कन्वेंशन मैं यहां बता रहा हूं, साइन कन्वेंशन क्या है, अगर इस तरह से बोर्ड आपके पास है ना बोर्ड, तो यहां से अगर डॉट का साइन लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि चाहे करंट है, कंडक्टर ऐसे पड़ा हुआ है और करंट है तो उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो उसकी डायरेक्शन भी क्या है आउटवर्ड है। तो ये साइन किसका है, ये आउटवर्ड का साइन है। किस केस में सर, करंट के नहीं, दोनों के, चाहे मैग्नेटिक फील्ड है चाहे करंट है। और अगर इस तरह से क्रॉस लगाओ, इसका क्या मतलब है सर, इसका मतलब होता है इनवर्ड, करंट इनवर्ड या मैग्नेटिक फील्ड सर जो भी हो, ये मतलब क्या होता है इनवर्ड। ठीक हो गया, तो ये आपने याद रखना। अब यहां पर ना ऐसा ही मैं एक काम करता हूं, यहां मैं ना एक कंडक्टर रख देता हूं, ये मैंने डॉट लगा दिया। अब मुझे बताएं ये जो मैंने कंडक्टर रखा है इसमें करंट की डायरेक्शन किधर होगी सर, आउटवर्ड होगी। ठीक है, अब इसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड भी बता दें फिर कैसी होगी सर, मैग्नेटिक फील्ड इसके गिर्द अगर हमने निकालनी है ना तो सर वो बहुत आसान है। देखें ये राइट हैंड ग्रिप रूल यूज करेंगे सर, देखें ये करंट आउटवर्ड, तो ये इसको ग्रास्प कर लिया, ऐसे है ना ऐसे, तो ये आउटवर्ड करंट आ रहा है, इसको यूं ग्रास्प किया। ठीक है, तो ये फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर ये हो गई और इधर यहां से ऐसे, इधर से क्या हो जाएगी इधर सर, इधर अपवर्ड हो जाएगी। ठीक हो गया, अब मुझे एक बात बताएं, यहां पर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जो मैंने ब्लू लाइन से शो की है, और एक इस वायर यानी कि कंडक्टर के क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है जो मैंने रेड लाइन से शो की है। तो बताएं दोनों की इस साइड पर डायरेक्शन क्या है, आप कहेंगे सर दोनों डाउनवर्ड है, ये भी डाउनवर्ड है, ये देखिए ये दोनों क्या है डाउनवर्ड, ये दोनों भी क्या है डाउनवर्ड। तो इधर इस साइड पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई सर, इस साइड पर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, बी क्या हो जाएगी स्ट्रॉन्ग हो गई, किस साइड पर इस साइड पर। इधर देखें
एक मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल डाउनवर्ड है, इस कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अपवर्ड। दोनों वेक्टर है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, सेम नेचर के हैं, कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, तो यहां मैग्नेटिक फोर्स है वो क्या कर जाएगी, वीक हो जाएगी, ठीक है, या डिक्रीज कर जाएगी, वीक होगी। तो अब इधर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वीक होगी और इधर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड वीक की तरफ एक पुश लगाएगी। तो अब इस पर जो फोर्स लगेगी वो किस डायरेक्शन में होगी, वो इस राइटवर्ड डायरेक्शन में होगी। किधर होगी, राइटवर्ड डायरेक्शन में। तो अब ये वो फोर्स होती है, ये मैग्नेटिक फोर्स है जो यहां लग रही होती है, किसकी वजह से, ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ टू मैग्नेटिक फील्ड्स। अब इसके बाद ना हम इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड 2-3 एमसीक्यू करते हैं और बात खत्म करते हैं। अब मैंने आपके सामने ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लिखा है, इससे रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, तो जरा देखिएगा। ये दो वायर्स हैं, इन दोनों वायर्स में ना, ये एक वायर है, एक ये वायर है, दोनों वायर्स में करंट आई फ्लो कर रहा है और सेम डायरेक्शन में कर रहा है। तो बताएं ये दोनों वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी या रिपेल करेंगी, बात समझ आ गई। चलिए जी, अब देखें जरा, ये दोनों वायर्स एक दूसरे को क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी, शाबाश, क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी। अब सर कैसे अट्रैक्ट करेंगे, सर जरा समझा दें। तो भाई बहुत आसान है, अभी तो मैंने आपको समझाया है। देखिए इस वाले कंडक्टर को देखें, करंट की डायरेक्शन अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड ही है, ठीक हो गया। तो इधर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, सर इनवर्ड। तो इस कंडक्टर की अभी बात हो रही है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपने बता दी, क्या होगी, इनवर्ड। इनवर्ड के लिए साइन सर क्रॉस का यूज करते हैं। इधर इनवर्ड, तो इधर से देखें इस तरफ क्या होगी, सर इस तरफ से बाहर फील्ड लाइन निकल रही है, तो इस तरफ डायरेक्शन होगी आउटवर्ड। तो ये आउटवर्ड के लिए, ये इनवर्ड के लिए, हो गया आप क्लियर। अब इस कंडक्टर को देखें, इस कंडक्टर में भी करंट की डायरेक्शन अपवर्ड, ये देखें इस तरफ राइट साइड पर जब करंट की डायरेक्शन अपवर्ड होगी, राइट साइड पर इनवर्ड होगी और लेफ्ट साइड पर क्या होगी डायरेक्शन, आउटवर्ड। तो देखिए इधर डायरेक्शन हो गई इनवर्ड और इधर डायरेक्शन हो गई आउटवर्ड, ठीक है जी। इधर क्या हो गई इनवर्ड और इधर क्या हो गई आउटवर्ड, इस कंडक्टर की वजह से। अब आप देखें सेंटर में देखें जरा, ये जो इस कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड है, इस कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है वो आउटवर्ड है। तो एक आउटवर्ड एक इनवर्ड, दोनों फील्ड लाइन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, कैंसिल करेंगे ना। तो सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, वीक होगी, और साइडों पर जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी वो क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी जी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अब अगर साइडों पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी है तो इन दोनों पर एक फोर्स लगेगी, किस डायरेक्शन में, इनवर्ड डायरेक्शन में। ये दोनों क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी, ठीक हो गया। अब यहां क्या होगा, यहां सर रिपेल करेंगी फिर, और अंडरस्टूड है, ठीक हो गया। इसकी वजह से देखिए राइट साइड पर क्या बन रहा था, सर क्रॉस, लेफ्ट साइड पर सर डॉट। इसकी वजह से देखें सर इसके यहाँ डाउनवर्ड हो गया ना। अब ये देखें इनवर्ड है, यहां से इनवर्ड के लिए सर यहां पर हम क्रॉस बनाएंगे, ठीक हो गया, और यहां पर क्या बनाएंगे सर, डॉट। अब देखें क्रॉस है, दोनों की डायरेक्शन इनवर्ड है, सेम डायरेक्शन में। तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई, सर सेंटर पर स्ट्रॉन्ग हो गई, क्या हो गई, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। और साइडों पर फिर क्या हो गई, सर वीक मैग्नेटिक फील्ड हो गई, बी क्या हो गई, वीक। जब साइडों पर वीक हो गई और सेंटर में स्ट्रॉन्ग हो गई तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड वीक को क्या करेगी, रिपेल करेगी। तो बोथ विल रिपेल ईच अदर। यहां तक ये वाला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आगे क्वेश्चन इस तरह का भी पूछा जा सकता है। लाइट चली गई लेकिन मैं इंतजार नहीं कर सकता, अब ये एक एमसीक्यू है, इसको खत्म करना है, तो वेट कर लें। आपको नजर आ ही रही है, चीजें क्लियर है। देखिएगा सेंटर पर ये जो सेंट्रल वायर है ना, इस पर फोर्स किधर लगेगी। तो सेंट्रल वायर पर देखें, ये करंट आई है, ये भी आई है और ये भी आई है। तो सेंटर पर देखें, जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो अट्रैक्ट करते हैं। तो बी पर, बी विल मूव टूवर्ड्स, बी किस तरफ मूव करेगी। तो ए जो बी पर फोर्स लगाएगी ना, वो इस तरफ लगाएगी, उसको हम कह देते हैं एफ ए। और सी भी इसको फोर्स लगाएगी, वो इस तरफ लगाएगी, इसको हम कह देते हैं एफ सी। दोनों इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस है क्योंकि करंट सेम है, ठीक हो गया। तो ये किधर मूव करेगी, सर कहीं नहीं मूव करेगी, ये कहां रहेगी, ये रेस्ट पर रहेगी।
अच्छा चले ये बता दें, ये सेंट्रल आप किधर मूव करेगी, ऑपोजिट डायरेक्शन है, ए इसको रिपेल करेगी, इधर रिपेल किया किस फोर्स से, एफ ए से, ठीक है, एफ ए उसको नाम दे देता हूं। इसने भी क्या किया सर, ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट है, ऑपोजिट में रिपेल होते हैं, ठीक है, तो ये इसको रिपेल करेगी इस तरफ, किस फोर्स से, मैं कह देता हूं एफ सी। इक्वल मैग्नीट्यूड है करंट का, तो इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेंगी, तो ये कहां रहेगी, रेस्ट में रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। अब ये कहां रहेगी, रेस्ट में रहेगी, इसका आंसर आ गया। अब ये एक और क्वेश्चन आखिरी, अब इस केस में बताएं कि बी किधर मूव करेगा। अब आप देख सकते हैं, अब यहां ना ये आई है, ये 2i है, ये 3i है, तो एक बात याद रख लें कि जो फोर्स है ना, फोर्स मैग्नेटिक फोर्स, इस केस में मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ करंट्स के। बस ये शॉर्टकट याद रख लें कि जब भी प्रोडक्ट ऑफ करंट ज्यादा होगा फोर्स ज्यादा लगेगी। अब देखिएगा जरा, इन दोनों में करंट का प्रोडक्ट क्या है, I इंटू आई स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2i स्क्वायर। इन दोनों में करंट का प्रोडक्ट क्या है, 2 3 6i स्क्वायर। तो अब ये दोनों ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं और ये कम लगा रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं फोर्स ये बी किधर मूव करेगा, दोनों सेम में है, तो ए फोर्स लगाएगा इस पर अपनी तरफ एफ ए, ठीक है, और दोनों सेम डायरेक्शन में, तो सी फोर्स लगाएगा इसको अपनी तरफ एफ सी। अब ज्यादा कौन सी है, एफ सी ज्यादा है किससे भला, एफ ए से। कितने टाइम ज्यादा है सर, ये देखें, ये 2i स्क्वायर है, ये 6i स्क्वायर है, 2 3 6, 3 टाइम 3fa, ठीक हो गया जी। तो अब चूंकि ज्यादा फोर्स ये लगा रहा है, तो जो नेट फोर्स की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, टुवर्ड्स सी। ये किधर मूव करेगा, ये मूव करेगा टुवर्ड्स सी। इसको देख लें जरा, ये बहुत आसान है। अब यहां पर भी वही सीन है, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ गया सर, 2i स्क्वायर, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ गया सर, 6i स्क्वायर। इन दोनों के दरमियान फोर्स ज्यादा लग रही है, इन दोनों के दरमियान कम फोर्स लग रही है। अब ये बी किधर मूव करेगा सर, देखें, अब ए और बी ऑपोजिट डायरेक्शन में ना, तो ए इस पर फोर्स लगाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में एफ ए, सी और बी में डायरेक्शन ऑफ करंट ऑपोजिट है, तो ये भी अब ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, कौन सी, एफ सी। अब ज्यादा कौन सी है सर, एफ सी ज्यादा है, तो नेट फोर्स किधर लगेगी, नेट फोर्स लगेगी इस तरफ, ये आ गई नेट फोर्स। अब किधर मूव करेगा, टुवर्ड्स ए। किधर मूव करेगा, टुवर्ड्स ए, ठीक हो गया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आया होगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।